जी प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जून के दूसरे वीक में लगी हुई है और मेरे प्यारे बच्चे इसी के क्रम में मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की जिनकी प्रबल संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं कलेक्ट करके आप सभी के समक्ष प्रतिदिन रात के 9 बजे लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। आप सभी लोग क्लास से जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तभी आप वीडियो को देखें। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, चैनल पे अच्छा कंटेंट लग रहा है आपको, तो आप चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भैया। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश वर्णमाला में नहीं है। अपभ्रंश वर्णमाला, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश वर्णमाला में कौन सा स्वर नहीं है? आइएगा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ऐसा कौन सा स्वर है जो अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा गया है आ और ओ। भैया आ भी है और बड़ा आ भी है, ई भी है, बड़ी ई भी है, ऊ भी है, बड़ा ऊ भी है, री भी है और ए भी है और ओ भी है। अब यही स्वर आपके अपभ्रंश के वर्णमाला में है। अब इन सभी स्वरों में से कौन से ऐसे स्वर हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं? टोटल स्वर की संख्या आपको पता है भैया, हिंदी में 11 होती है। इसमें आपको एक तो अ नहीं दिखाई दे रहा है और एक आपको अ नहीं दिखाई दे रहा है। किस ऑप्शन में अ और अ है मेरे प्यारे बच्चे? डी इज द करेक्ट आंसर। और लल्ला, आइएगा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 53 है, 50 है, 51 है, 52 है। मेरे प्यारे बच्चे, ये प्रश्न भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम 24/8/2024 सेकंड पाली में और हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा में भी पूछा हुआ सवाल है। बहुत लाजवाब सवाल है भैया। 53 है, 50 है, 51 है, 52 है। आपको जानकारी के लिए बता दें, पहले तो मेरे भाई मेरे दोस्त संख्या इनकी कितनी थी? 52, लेकिन अब कितनी हो गई है? 53। और इस 53 में हम बात करें, सबसे पहले हमको आपको ये जानना है कि ये 52 वर्ण हैं कौन कौन से। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, का से लेकर माँ तक, का से लेके माँ तक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25। उसके बाद हम 4 बार 4 लिखते हैं। कितनी बार 4 लिखते हैं? 4 बार 4 लिखते हैं। 1 4 में मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपका आ जाएगा संयुक्ताक्षर, जिसे आप बोलते हैं छत्रंग, ज्ञ और स्रा। अगले 4 में आपका क्या आएगा भैया, जानते हैं आप? अगले 4 में आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा लल्ला? अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा, जिसे आप बोलते हो या, रा, ला, वा। और अगले 4 में आपका आ जाएगा सा, सा, हा। और अगले 4 में आपका 2 अयोगवाह आ जाएगा, जिसे आप बोलते हो अंग और आहा। और 2 आपका डा से डलिया और ढा से ढक्कन, ताड़न जात वड़ आ जाएंगे। इस तरीके से 25 यहाँ से का से लेके माँ तक मिलते हैं। और ये जो 4 बार 4 आया है, 25 में 16 को आप जोड़ोगे मेरे भाई 41 आ जाएगा। और 41 में अगर आप 11 स्वर को ऐड करोगे तो आपका 52 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जवाब आपका 53 आ रहा है लल्ला। 53 कैसे आएगा? एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार एक नया विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है, जिसका नाम लल्ला क्या है? डल है, जिसका सिंबल ये है। तो एक ये जुड़ जाएगा तो 52 में एक जुड़ के कितना हो जाएगा? 53। ए इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आज का तीसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चे, आपको जानकारी के लिए बता दें तो हम ये जो आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हो रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में, एग्जाम में, आपके पुलिस विभाग की परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये किसी विशेष टॉपिक से नहीं है लल्ला, ये पूरे आपके वर्णमाला
अर्थात व्याकरण, पूरे व्याकरण को और साहित्य को कवर करेगा। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी विविधता आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई। आइएगा अगला सवाल देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ण उस समूह को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। कह रहा है वर्ण उस समूह को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। अक्षर, पद, स्वर, ध्वनि। तो मेरे भाई आप जानिएगा अब किसको कहते हैं, वर्ण किस समूह को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज क्या है, ध्वनि है, और जिसका खंडन नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपकी ध्वनि आती है, और ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, और वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, और शब्दों के सार्थक योग को क्या बोलते हैं भैया, वाक्य बोलते हैं। तो इसका सही जवाब डी है। और यहाँ पे आप जानते हो अक्षर किसे कहा जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों को लल्ला अक्षर कहा जाता है। पद किसे कहा जाता है, शब्द को ही लल्ला पद कहा जाता है। लेकिन कब, जब ये शब्द अपने आप में स्वतंत्र अवस्था में हो तो शब्द को शब्द ही कहा जाता है। अर्थात अकेला लिखा गया हो राम, तो राम अपने आप में लल्ला यहाँ पे शब्द ही है। लेकिन अगर लिख दिया जाए राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो अब यही राम जो पहले शब्द था, अब यह लल्ला क्या बन गया है, पद बन गया है। अब यही क्या बन गया, पद बन गया है। तो शब्द को ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या की बात करें भैया, तो स्वर की संख्या आपकी कितनी है, 11 है। चलिएगा अगले सवालों की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भैया आपको जवाब देना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। आप जानते हो सबसे पहले ध्वनि आती है, और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहते हैं। यहीं से बहुत सारा सवाल आपका निकलने वाला है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है, उच्चारण कहा जाता है, पद कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। आइएगा इस सवाल का हम लोग आपको जवाब देते हैं लल्ला। देखिएगा भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लल्ला क्या है, ध्वनि है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है लल्ला, वर्ण है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है लल्ला, शब्द है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाषा की मध्यम इकाई क्या है लल्ला, शब्द है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है लल्ला, वाक्य है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाषा की मूलभूत इकाई क्या है लल्ला, वाक्य है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भैया, तब भी क्या है, वाक्य है। तो ध्वनि से और वर्ण से और शब्द से और वाक्य से इस तरीके के इस वैरायटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपका जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा होने वाला है लल्ला, वर्ण होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी है। आपको बता दे लल्ला, हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मात्रा के आधार पर पूछा जाएगा, मात्रा के आधार पर स्वर की कुल संख्या लल्ला 10 है। क्योंकि इस छोटा आ का अपना कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए इस छोटा आ को लल्ला अमात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं, और इसी को लल्ला उदासीन स्वर के भी नाम से जानते हैं। छोटा आ को अमात्रिक स्वर और उदासीन स्वर के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक बात बता दें, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा भैया मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, 10, और संस्कृत में लल्ला स्वर को, संस्कृत में लल्ला इसी स्वर को अच नाम से पुकारा जाता है, इसी स्वर को अच कहा जाता है, और संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है। 13 में बात करें भैया तो 11 आपके हिंदी वाले और 2 नए स्वर आके संस्कृत में ऐड होते हैं, एक बड़ीरी है और एक बड़ीलरी है, जिससे आपके संस्कृत में स्वर की कुल संख्या कितनी है भैया, 13 है। तो 10 मात्रा के आधार पे है, 11 है ही है लल्ला, और 12 होता नहीं है। तो चलिएगा इसमें आपका सही जवाब डी इज द करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिए भैया अगला सवाल क्या कह रहा है, कोष्ठक में दिए गए
कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है। आपको जवाब देना है कि कोष्ठक में जो विराम चिन्ह ये दिया गया है इसका नाम क्या है। आप जानते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या 19 भी होती है, 20 भी होती है। किसी ने 20 तो किसी ने 19 बताया है। और इसमें से आप देखिएगा उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए उद्धरण चिन्ह में एक ये वाला उद्धरण चिन्ह होता है जिसे हम इकहारा उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, और ये वाला निशान वहां आपको दिख नहीं रहा है। और एक ये वाला होता है जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ये तो होगा नहीं भैया। ठीक, आगे चलिएगा। अल्प विराम, ये जो कामा होता है इसे ही हम अल्प विराम के नाम से जानते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला आइएगा, निर्देशक चिन्ह। मेरे भाई निर्देशक चिन्ह का सिंबल ऐसे होता है और सेम टू सेम निर्देशक चिन्ह की तरह ही, इसी के भांति ही आपका हाइफन चिन्ह, जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो लल्ला, योजक चिन्ह बोलते हो, ये निर्देशक चिन्ह के तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे क्या होता है लल्ला, छोटा होता है। निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। क्या ये चिन्ह यहाँ पे है? नहीं है। अगला लास्ट आपका जवाब सही क्या है? अर्धविराम। ये लल्ला अर्धविराम का ही सिंबल है। तो कौन सा जवाब सही है? डी। चलिएगा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। आज का अगला सवाल, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बताइए कि यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 4 विराम चिन्ह आपको दिए गए हैं। ये पहला आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, और दूसरा आपका विस्मय सूचक चिन्ह है, तीसरा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, जहां पे प्रश्न पूछे जाने का बोध कराया जाता है वहां पे लिखा जाता है, और ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह है, और ये आपका पूर्ण विराम है, और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है लल्ला। तो यहां पे क्या होना चाहिए लल्ला? पूर्ण विराम होना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे की तरफ बढ़ चलते हैं भैया। अगला सवाल 8 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? आपको जवाब देना है मेरे भाई। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। 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 देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें कह रहा है छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। बी वाला ऑप्शन भी कह रहा है छी, तुरंत विस्मय सूचक चिन्ह लग रहा है, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। यही वाला आपका जवाब क्या है लल्ला? बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ हम मूव कर देते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, धुआंधार तरीके से पूछा गया है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? आइए देखिए किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए पहले नंबर पे लिखा गया है अनुग्रहित। तो लल्ला ये तो गलत है मेरे भाई। ये लिखा कैसे जाएगा? आओ हम तुमको बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये अनुगृहित होता है। इसका सही जवाब क्या है? ये वाला है। अगला आइएगा, कनिष्ठ लिखा गया है। कनिष्ठ नहीं, बल्कि ये भैया क्या होता है? कनिष्ठ होता है। अगला देखिएगा, उन्नति लिखा गया है। उन्नति नहीं भैया, ये क्या होगा? उन्नति होता है। अगला देखिएगा, ज्योत्सना। हाँ, यही डी वाला जवाब आपका सही है। आधा ता और आधा सा होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ हम मूव कर देते हैं। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? आपको जवाब देना है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। बताइए, नुक्ता, रेफ, अनुनासिक, अनुस्वार। आओ इन सब के बारे में जानते हैं। भैया ये नुक्ता चिन्ह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार का, खा, गा, जा, फा, इन 5 वर्णों पे प्रयुक्त होता है, जबकि NCERT के अनुसार NCERT के अनुसार सिर्फ 3 वर्णों पे प्रयुक्त होता है। उन 3 वर्णों में आपका खा आता है, और जा आता है, और फिर क्या आता है भैया? फा आता है। तो नुक्ता, इसमें पूछा है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो ऐसी कोई अशुद्धि आपको दिख नहीं रही है, लेकिन सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बताने के लिए तैयार रहिएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सितार ए हिंद इनको उपाधि दी गई थी, और
इन्होंने बताया कि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग 5 वर्णों पे, एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया कि इनका प्रयोग सिर्फ 3 वर्णों पे खा जाफा पे होता है। अगला रेफ, रेफ भैया जो आधा रा होता है उसे रेफ रा के नाम से जानते हैं, ऐसी कोई ये शुद्धि यहां दिख नहीं रही है। अगला अनुनासिक, जी मेरे भाई, इसको अनुनासिक बोला जाता है और इसको अनुस्वार बोला जाता है। तो संगम शब्द में किस तरह की शुद्धि है? संगम का शुद्ध रूप लल्ला ऐसे लिखा जाएगा, संगम। तो अनुनासिक संबंधी शुद्धि है, सी इज द करेक्ट आंसर। आइएगा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है, आपको बताना है लल्ला संज्ञा का भेद कौन कौन सा होता है। देखो भैया, संज्ञा के 2 भी भेद हैं, संज्ञा के 3 भी भेद हैं और संज्ञा के 5 भी भेद हैं। अगर संज्ञा के 2 भेद के बारे में बात करें हम, तो आपका एक भेद तो आपका आता है लल्ला क्या? यथार्थवाचक आता है। क्या आता है भैया? पहला भेद आपका आता है लल्ला यथार्थवाचक संज्ञा आता है। क्या आता है? यथार्थवाचक। और दूसरा आपका आता है इसी में भैया भाववाचक संज्ञा आता है। ये 2 भेद की बात है। अगर संज्ञा के 3 भेद के बारे में हम बात करें तो यहीं पे आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक आता है, और फिर आपका आता है भैया जातिवाचक आता है, फिर आपका आता है भैया क्या आता है? भाववाचक आता है। अगर हम संज्ञा के 5 प्रकार की बात करें तो पहले नंबर पे लल्ला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरे नंबर पे आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे आपका आता है समूहवाचक संज्ञा, और चौथे नंबर पर आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वें नंबर पर आपका आता है भाववाचक संज्ञा। तो लल्ला यहाँ पे देखिए व्यक्तिवाचक सही है, होता है प्रकार, जातिवाचक होता है, भाववाचक भी होता है, निजवाचक संज्ञा नहीं बल्कि ये सर्वनाम का प्रकार है। कितना प्रकार है भैया? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, और उस 6 प्रकार में एक प्रकार आपका निजवाचक आता है, जिसमें स्वयं की बात की जाती है, खुद की बात की जाती है। जहां पे उत्तम पुरुष स्वयं के लिए जब आप शब्द का प्रयोग होता है, कहने वाले के लिए होता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। आइएगा अगले सवालों की तरफ हम मूव कर देते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? सारे सवाल लल्ला आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। क्या शिक्षक समूहवाचक संज्ञा है? नहीं, कतई नहीं। क्या जातिवाचक संज्ञा है? जी बिल्कुल, शिक्षक से पूरे शिक्षक जाति का बोध होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए शिक्षक का अगर बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो आप क्या बताओगे लल्ला? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। तो लल्ला शिक्षक का बहुवचन जो होता है लल्ला शिक्षक गण होता है, अध्यापक का अध्यापक गण होता है, विद्यार्थी का विद्यार्थी वर्ग होता है। तो तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें गण, जन, मुनि, वृंद इत्यादि लगा के, दल लगा के बहुवचन बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13, लिंग बदलिए। देखिए आयुष्मान, ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आयुष्मान का लिंग बदलिए, आयुष्मती, आयुष्मानी, आयुष्माती। आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आयुष्मान का लिंग जो है आयुष्मती होगा। अगर कहीं पे मान आता है तो उसको मति कर देते हैं, तो हमारा पुल्लिंग से शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। आइएगा जैसे भाग्यवान का भाग्यवती, तो आयुष्मान का आयुष्मती। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, विदूषक, लिंग बदलिए। लल्ला ये उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में यूपी पीआरबी के द्वारा निरस्त हुआ प्रश्न है। यहाँ पे विदूषक लिखा गया है, विदुषकी, विस्की, विषक, विदुषी लिखा गया है। विद्वान का विदुषी होता है, आप कहोगे सर विदूषक का विदुषकी होता है। नहीं भैया, ये अपने आप में विवादित प्रश्न है। इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों क्या होता है लल्ला? सेम होता है। तो इसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सेम होता है। अगर आप ए पे मारोगे तो यूपी पीआरबी ने इसको निरस्त किया था, इसको नहीं माना था, उसने उसको आयोग को माना है। आप इस बात को भलीभांति तरीके से जानते रहिएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? जवाब देना है कि काल क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। क्रिया के घटित होने का समय ही क्या कहलाता है लल्ला? काल कहलाता है। काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया?
टेंस कहते हैं। और काल का मतलब होता है क्या लल्ला? समय। समय का मतलब होता है चक्र, और चक्र का मतलब होता है जो चल रहा है। और अगर आपसे बात किया जाए काल की, तो काल आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपका भूतकाल होता है, भूतकाल के बाद आपका वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल के बाद आपका भविष्य काल होता है। भूतकाल के आपके 6 प्रकार, वर्तमान के 5 और भविष्य के आपके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपका इज द करेक्ट आंसर है। चलो भैया अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प का निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है किसमें लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प है। भगवान का भगवती लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ता का कर्तरी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है मेरे दोस्त, कर्तरी आप जानते हो इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे अशुद्धि है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। विद्वान का विदुषी होता ही है भैया, और सम्राट का सम्राज्ञी भी होता है। तो कौन सा जवाब सही है? बी वाला जवाब सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर देते हैं। देखिएगा, लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। सारे सवाल आप देख रहे हैं कि सारे सवाल लल्ला आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। करुण और लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने आपका यहाँ पे कर्ता कारक है, कुत्ते को यहाँ पे आपका कर्म कारक की विभक्ति है, और ये कर्ता कारक की विभक्ति है। करण और अपादान गलत है, संबंध और करण गलत है, अधिकार और करण गलत है, उपर्युक्त में से एक से अधिक गलत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था कर्ता और कर्म कारक है। चलो भैया अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 18 नंबर सवाल देखिएगा, इनमें कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? चलो भाई विलोम बताओ, कौन नहीं जानता? विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है विपरीतार्थक। एक लाइन में कहें तो विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। बताइए इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? अरे भाई आग का विलोम क्या होगा? अग्नि का विलोम क्या होगा? जल होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, और बता दें यहीं पे आपको, अग्नि अपने आप में लल्ला तत्सम शब्द है, आग अपने आप में तद्भव शब्द है। अगला देखिएगा, महान का विपरीत, और आपको बता दें लल्ला जल भी यहाँ पे आपका तत्सम शब्द है, पानी आपका तद्भव शब्द है। तेल आपका तेल और तेल का तैल होता है लल्ला। आगे आइएगा, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? वीर धीर तुच्छ सज्जन। चलो भैया इसका जवाब दे दो, सवाल तो बहुत लाजवाब है और बहुत आसान भी है। महान का विपरीतार्थक, महान कहते हैं भैया बहुत महान आदमी है, लेकिन कभी कभी लोग कुछ तुच्छता कर देते हैं, उनको बोला जाता है क्या? बहुत तुच्छ आदमी है यार। तो इसका महान का विलोम क्या होगा लल्ला? तुच्छ। सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन। सज्जन का विलोम क्या होगा भैया? दुर्जन। और धीर का विलोम क्या होगा? अधीर। और वीर का विलोम क्या होगा? कायर। वीर का विलोम क्या होगा? कायर। चलो भैया 19 नंबर हो गया। 20 की तरफ मूव कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृपण का विलोम है? अरे भैया कहते नहीं क्या यार, बहुत कृपण आदमी है यार ना। तो कनिष्ठ और अधम और कृतज्ञ और दानी। हाँ कृपण के विलोम की बात करें लल्ला ना, तो कृपण का विलोम होता है आपका दानी। और कृतज्ञ का विलोम होता है क्या जानते हैं? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला। अधम का विलोम होता है लल्ला उत्तम। अधम का विलोम होता है उत्तम, और यहाँ पे लिखा गया है कनिष्ठ, और कनिष्ठ का विलोम होता है लल्ला क्या? ज्येष्ठ होता है। चलो भैया आपके 20 सवाल हो चुके हैं, और आज की क्लास यहीं तक। लल्ला सवाल कैसे लगे, क्लास कैसी लगी, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। अगर प्रश्न अच्छे लगे, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, तो लाइक वाला बटन दबाइएगा, अपने साथी के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन इसी तरीके से हम आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। जिस सब्जेक्ट की बात न करके हिंदी में पढ़ा रहा हूँ लल्ला, हिंदी सब्जेक्ट में जिस अध्याय पे, जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ कमजोर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उन प्रश्नों को हम ज़्यादा आपको करा के आपकी पकड़ को मजबूत बना देंगे। लल्ला आप जुड़े रहिए, लगातार आपके लिए हम ऐसे टॉप मोस्ट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आते रहेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।